इंग्लिश लिटरेचर की शुरुआत एंग्लो सैक्सन पीरियड के साथ होती है। ये वर्ड्स की एक अपनी हिस्ट्री है, इन वर्ड्स की एक अपनी हिस्ट्री है एंग्लो सैक्सन की, और यहीं से ही इंग्लिश वर्ड भी डिराइव होता है। तो जैसे जैसे हम लिटरेचर को जानने के लिए आगे बढ़ेंगे तो उसमें हमें कुछ तो हिस्ट्री जानने की जरूरत पड़ेगी, जो कि लिटरेचर के डेवलपमेंट में, स्पेशली इंग्लिश लैंग्वेज के डेवलपमेंट में जो इवेंट्स हिस्ट्री के हेल्पफुल रहे हैं उनको जानना जरूरी है। और जो स्पेशल पोएट्री और जो कि एंग्लो सैक्सन पीरियड्स के जो पोएट्स हैं या जो हिस्टोरियंस हैं या जो राइटर्स हैं, हम उन सब के बारे में इसमें जानेंगे। तो इसकी जो शुरुआत के लिए सबसे पहले क्या जानना जरूरी है वो ये है कि इंग्लैंड में एंग्लो सैक्सन पीरियड से बिफोर क्या था। तो ये बताते हैं कि वहां पे ये गैलिक और सेल्टिक ट्राइब्स रहा करती थी, और ये लगभग बिफोर क्राइस्ट 1000 बीसी, मतलब क्राइस्ट एरा तब जब से शुरू होता है उससे भी 1000 साल पहले भी ये गैलिक और सेल्टिक ट्राइब्स यहाँ रहती थी। और ये जो इनके नाम है, इनकी भाषा का भी यही नाम है, ये गैलिक और सेल्टिक लैंग्वेज ही बोलते थे। और इनके जो रिलीजन थे वो भी जो आज जो ज्यादा बड़े बड़े लोगों के जो रिलीजन है, मतलब बहुत बड़े वर्ग के, जैसे हिंदुइज्म है या क्रिश्चियनिटी है, वो ये नहीं थे। तब इनके रिलीजन और लैंग्वेज इनके खुद के थे। अब बात करते हैं कि उसके बाद का इवेंट्स क्या रहा। उसके बाद में यहाँ पे रोमन एम्पायर रहा है। रोमन एम्पायर का जो टाइमिंग है वो टाइमिंग है 43 क्राइस्ट एरा से और 410 क्राइस्ट एरा तक। इसके ज्यादा हमें रोमन कैसे आए यहाँ पे ये सब जानने की जरूरत नहीं है। उसके बाद के टाइम को इंग्लिश हिस्ट्री में हम डार्क एज के नाम से जानते हैं। डार्क एज इसको इसलिए कहते हैं कि इसका कोई, इस एज में कोई बड़े हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स नहीं मिलते, मतलब ऐसे कोई रिकॉर्ड्स नहीं मिलते कि ऐसे बड़े बड़े इवेंट इस टाइम में हुए हैं। अब यहाँ इसके बाद में क्या होता है, जैसे ही यहाँ पे किन्हीं भी कारणों से जो वेस्ट साइड का रोमन एम्पायर समाप्त हुआ, तो जब रोमन्स वहां से चले गए, रोमन्स हटे, तो एब्सेंस ऑफ एनी सब्सटेंशियल हिस्टोरिकल रिकॉर्ड। हालांकि ये क्या है कि यहीं से इसी पीरियड में इंग्लिश आइडेंटिटी और इंग्लिश लैंग्वेज इमर्ज हुई है, क्योंकि एंग्लो सैक्सन्स लोग इसी टाइम पे, एज सुन एज द रोमन्स रिट्रीटेड फ्रॉम ब्रिटेन, इंग्लिश लिटरेचर की बिगिनिंग यहीं से शुरू होती है। क्योंकि जैसे ही रोमन्स यहां से जाते हैं तो रोमन्स के जाने के साथ ही साथ जो ब्रिटेन के आसपास, मतलब नॉर्थ सी और जो बाल्टिक सी है उसके आसपास की जो ट्राइब्स थी, जो ट्राइब्स थी, उन्होंने क्या किया, ब्रिटेन की तरफ आना शुरू कर दिया। तो जो, तो यहीं से इंग्लिश लिटरेचर की बिगिनिंग होती है। begins with songs and stories of a time when our Teutonic ancestors were living on the borders of the North Sea। तो ये नॉर्थ सी के आसपास जो ट्यूटनिक लोग मतलब जो जर्मन, जो जर्मन, जैसे आज का जो जर्मनी है वहां की जो एंसेस्टर्स थे, इसी टाइप के ये लोग थे, इनकी भाषा। तो ये जो जर्मन से रिलेटेड ट्यूतनिक जो लोग हैं उनके एंसेस्टर्स जब अपने सॉन्ग्स और स्टोरीज के साथ में, जो भी ये लोग वहां बोलते थे, तो जैसे ही रोमन्स लोग ब्रिटेन से जाते हैं तो ये लोग वहां जाते हैं। और ये कौन थे, इनको जूट्स, एंगल्स और सेक्शंस बोलते हैं, जूट्स, एंगल्स और सेक्शंस। तो इन्होंने क्या किया, कॉन्कर किया ब्रिटेन को इन द लेटर हाफ ऑफ द 5th सेंचुरी, ये इसकी टाइमिंग है, एंड लेड द फाउंडेशन ऑफ द इंग्लिश नेशन। तो ये डार्क एज के टाइम पे ही इंग्लिश नेशन यहाँ पे बना। पर क्योंकि उस टाइम पे ये एक कोई बहुत प्रभावशाली वर्ग नहीं था, इसलिए इसको डार्क एज बोल देते हैं। तो ना ये थे, बाद में ये लोग, क्योंकि इस इवेंट कोई बहुत बड़ी घटना इसको माना ही नहीं गया, तो उस टाइम पे इसका रिकॉर्ड नहीं था, लेकिन इन्होंने उसी टाइम ये इंग्लिश नेशन की शुरुआत की।
फर्स्ट लैंडिंग वाज प्रोबेबली बाय ए ट्राइब ऑफ जूट्स अंडर चीफ कॉल्ड बाय द क्रॉनिकल हेंगिस्ट। तो इसके बारे में हमें कोई याद करने की जरूरत नहीं है, पर ये जो वर्ड्स हैं एंगल्स और सेक्शंस, ये क्योंकि जहां पे जिन एरियाज में इंग्लिश डेवलप हुई है, ये उससे डायरेक्टली रिलेटेड वर्ड्स हैं, तो इनको थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। अब जो ये दो हिस्टोरिकल इवेंट्स हुए, एक रोमन्स का जाना और एंग्लो सेक्सन्स का वहां पे आना, तो इसके साथ ही इंग्लिश की शुरुआत होती है। तो जब ये लोग आए तो ये कुछ लिटरेचर अपने साथ में लाए थे, तो उसी को उसी उस वो जो कहानियां हैं, वो जो कहानियां पोएट्री के रूप में हैं, उसी में एक कहानी है जिसको बोलते हैं बियोवुल्फ। यहां से हम पोएट्री की शुरुआत कर रहे हैं, तो उन्हीं में एक कहानी है बियोवुल्फ। तो इसमें जो, क्योंकि क्वेश्चंस भी कुछ इसी टाइप के आते हैं कि हमें करेक्टर्स और स्टोरी की थोड़ी जानकारी उस टाइम की भी होनी चाहिए। तो बियोवुल्फ जो स्टोरी है उसमें क्या, उसकी शुरुआत होती है, ये एक जो स्पीयर डेन्स एक स्थान है, जैसे जैसे आज जहाँ, क्योंकि ये जूट लैंड जिसको बोलते हैं, जो आज का डेनमार्क है, तो वहां के जो वहीं से रिलेटेड ये कुछ कुछ कहानी है कि स्पीयर डेन्स कोई जगह होती है, तो वहां पे उस टाइम कोई राजा नहीं होता, तो कोई शिप वहां पे आता है। क्या आता है? शिप। और इस शिप को कोई भी सेल नहीं कर रहा होता, मतलब इसको कोई चला नहीं रहा होता, ये खाली होता है, बस इसमें केवल एक बच्चा होता है। और वही बच्चा, उसी बच्चे का नाम क्या होता है? सिल्ड होता है। और ये जब वहां पे कोई भी बच्चा नहीं होता, और ये वो कोई भी व्यक्ति बड़ा नहीं होता, केवल उस शिप में ये बच्चा होता है, और यही आगे चल करके फिर इसका किंग बनता है। कहाँ का? स्पीयर डेन्स का। यहां से ये स्टोरी शुरू होती है। और फिर उसके बाद में जो अगला इसका डिसेंडेंट है, मतलब ये जो स्टोरी है बियोवुल्फ की, इसमें ये लिखा हुआ है कि जब ये अपनी वृद्धावस्था को प्राप्त होता है, बूढ़ा हो जाता है, ओल्ड एज होने लगता है, तो ओल्ड एज होता है और इसको ये पता लग जाता है कि अब तेरा बेटा जो है, कौन है इसका बेटा? बियोवुल्फ, ये काफी बुद्धिमान हो गया और जवान हो गया, तो अब इसका जीवन पूरा हो जाता है, ये इसकी मतलब मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में, इसके बाद एक राजा बनता है वहां पे, जिसका नाम होता है रोथगार। तो ये जो इसके करेक्टर्स हैं, इनको जरूर याद करना है। सील्ड से रिलेटेड स्टोरी के बाद में अगली स्टोरीज में रोथगार के साथ शुरू होती है। तो रोथगार क्या करता है अपने ओल्ड एज के टाइम पे? ये एक अपने यहीं, अपने जो समुद्र तट पे एक हॉल बनवाता है जिसका नाम होता है ह्यूरोट। और ये हॉल होता है मीड हॉल। मीड हॉल मतलब जहां पे लोग सार्वजनिक खाने पीने का स्थान, सार्वजनिक मनोरंजन और खाने पीने का स्थान। यहाँ बहुत सारे गायक इकट्ठे होते हैं और सब लोग हंसी खुशी खाते पीते हैं, लेकिन इनकी हंसी को एक नजर लगती है, और वो किसके रूप में? ग्रेंडल एक मॉन्स्टर होता है, जो वहीं कहीं समुद्र में से निकल के आता है, और इस जो हॉल में लोग इकट्ठे होते हैं उनको या तो मारता है या खा जाता है। तो इस तरीके से इनमें पूरा डर व्याप्त हो जाता है, और जो ये इनकी खुशी की जगह है हियरोट, यहाँ पे कोई जाना नहीं चाहता, फिर ये सुनसान होने लगती है। अब जब यही खबर कि ऐसे ऐसी, ये जो र्यूमर्स हैं इससे रिलेटेड, ये उस आसपास के क्षेत्र में फैलती हैं, और जब ये उसके आसपास के क्षेत्र में फैलती हैं, क्रॉस्ड ओवर द सी, तो ये खबर जाती है बियोवुल्फ के पास, जो उस टाइम पे अपने चाचा किंग हिगलक के पास रह रहा होता है। और ये जो नाम है उस टाइम का बियोवुल्फ, ये बहुत ही स्पेशल, इमेंस स्ट्रेंथ का और करेज का व्यक्ति है, जो माइटी स्विमर है, और जितने समुद्र से रिलेटेड जो कार्य होते हैं उनमें बहुत स्किल्ड है। तो जब इसको ये पता लगती है कि जो मेरे पिता के, क्योंकि बियोवुल्फ का फादर यहाँ का पहले राजा रह चुका है, तो उनके मित्र जो हैं रोथगार, उन पे संकट है, वो प्रॉब्लम में है, तो ये उनकी हेल्प करने के लिए आता है। तो जो किंग रोथगार और क्वीन वेल्ड्यू हैं, वो इसका बहुत अच्छे से वेलकम करते हैं, इसको इसके इसके साथ प्रेम से बात करते हैं, और इसको अच्छा खाना पीना खिलाते हैं। फिर जब नाइट होती है तो क्या होता है, दोबारा ग्रेंडल आता है,
और ग्रेंडल को क्या करता है, ये बियोवुल्फ मार देता है। मारता भी कैसे, उसका एक हाथ उखाड़ देता है और वो भाग के वापस समुद्र में चला जाता है। फिर क्या होता है, जब अपने इसकी मृत्यु हो जाती है, किसकी, ग्रेंडल की। ग्रेंडल क्या होता है, यहाँ डेड हो जाता है। तो जो ग्रेंडल की माँ है वो अपने बच्चे का बदला लेने के लिए अगली रात आती है, जबकि जो लोग और सब लोग खुशी मना रहे होते हैं हिरोट में बैठ के कि अब ग्रेंडल मर गया। तो तभी मदर ऑफ ग्रेंडल आती है और अपनी ऑफस्प्रिंग, अपनी संतान का बदला लेने के लिए। फिर क्या होता है, वो जो ये एशर है, एशर को उठा ले जाती है। ये एक और करेक्टर है ये, जो कि रोथगार का एक फ्रेंड और एडवाइजर होता है। तो वही जो पहले ग्रेंडल के टाइम पे जो सौरव और जो दुख था, वही दोबारा रिपीट हो जाता है। ये यहां तक स्टोरी। उसके बाद में जब ये वही का वही दुख आता है, तो फिर बियोवुल्फ क्या करता है, बियोवुल्फ उनसे कहता है कि दुखी मत हो, साहस करो। और साहस करने की बात कह करके फिर दोबारा समुद्र में जाता है, और समुद्र में जा करके इसको, जो मदर ऑफ ग्रेंडल है, इसको भी मार देता है। और जो ग्रेंडल गया था, जिसका एक हाथ ही उखड़ा था, उसकी भी गर्दन काट देता है। और तब वहां से वो बाहर आता है। तो बाहर आता है तो वहां सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। और तब बाद में बियोवुल्फ यहाँ का राजा बनता है। अब जो ये इसमें एक और है कि लास्ट जो पार्ट है, कि इन द लास्ट पार्ट ऑफ द पोयम देयर इज अनदर ग्रेट फायर, ए फायर ड्रैगन। एक करेक्टर और है कि कोई व्यक्ति आ रहा होता है रास्ते में, और वो एक गुफा के ऊपर से आता है, तो वो किसी फायर ड्रैगन को डिस्टर्ब कर देता है। जब डिस्टर्ब होता है, और वो इसकी सूचना आके बियोवुल्फ को देता है कि ऐसे ऐसे वहां पे उस गुफा में एक फायर ड्रैगन है। तो जब फायर ड्रैगन की खबर पाता है, तो बियोवुल्फ खुद को तैयार करता है उससे लड़ने के लिए, और वो लड़ने जाता है। तो पूरी तरीके से उसको ये अंदेशा हो जाता है, एक प्रेजेंटिमेंट आता है कि कुछ ना कुछ तेरे साथ गलत होगा, तेरी मृत्यु भी हो सकती है। और उसका साथी होता है वहां पे विगलफ। तो जब वो ये फायर ड्रैगन उसको पूरी तरह आग से घेर लेता है, तो घेर लेता है, विगलफ उसकी मदद करता है, लेकिन वो बच नहीं पाता। तो बच नहीं पाता, लास्ट में वो मर जाता है, और वो फायर ड्रैगन को भी मार देता है। तो जब फायर ड्रैगन की केव जो होती है, उसमें जाने को कहता है विगलफ को कि वहां जाओ और वहां देखो कि वहां कितना धन संपत्ति है। तो जब वो धन संपत्ति उसको मिल जाती है, तो उस टाइम पे बियोवुल्फ क्या हो चुका है, ओल्ड मैन के रूप में है। और वो पूरे दुख के साथ फिर भी क्या करता है, भगवान को, जो लॉर्ड ऑफ ऑल है, उसको थैंक यू बोलता है कि मैंने मरते मरते भी इतनी धन संपत्ति अपने राज्य के लोगों को दे दी। तो इस तरीके से ये इंग्लिश पोएट्री का फर्स्ट एपिक है, मतलब एक वीर गाथा का काव्य है। तो ये है फर्स्ट पोएट्री। अब अब बात करते हैं इससे अगली पोएट्री की। फर्स्ट पोएट्री मतलब ये नहीं कि ये इंग्लिश की भाषा यहीं से शुरू होती है, बस ये है कि ये इंग्लिश का फर्स्ट एपिक है। इसका कोई टाइमिंग वगैरह नहीं पता, ना ही कोई इसका हिस्टोरिकल किसी पे प्रमाण है कि कोई ऐसा इवेंट हुआ भी है। कुछ दूसरी घटनाओं से इसको रिलेट करके देखते हैं। इसके बाद में जो एक और यहाँ पे जानकारी के लिए ये भी चीज जरूरी है कि इसका जो रिदम टाइप है वो क्या है। तो इसका जो रिदम टाइप है वो क्या है, अलिट्रेशन का है। अलिट्रेशन क्या होता है, द बिगिनिंग ऑफ टू और मोर वर्ड्स इन द सेम लाइन विद द सेम साउंड्स और लेटर। मतलब जो भी ओल्ड इंग्लिश पोएट्री है, उसमें ये अलिट्रेशन काफी मिलता है। अलिट्रेशन में क्या होता है, जैसे आप ये दोनों लाइनें पढ़ें, दे हीप्ड ऑन हिज बॉशम। तो यहाँ पे क्या है, हीप्ड, हिज, a hoard of bright jewels। तो क्या है, द बिगिनिंग ऑफ टू और मोर वर्ड्स इन द सेम लाइन। तो ये सेम लाइन है, और क्या है, दो या दो से ज्यादा वर्ड्स की विद द सेम साउंड और लेटर। तो ये हिज, बॉसम, होर्ड, हीप, इस टाइप के एग्जांपल्स आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे इसमें। तो अब बात करते हैं हम नेक्स्ट पोएट्री, पोयम की। लेकिन इससे पहले एक ये भी जानने की है यहाँ पे कि जो हमारी फर्स्ट रिकॉर्डेड स्पीच है, बिगिंस विद द सॉन्ग्स ऑफ विडसिथ एंड ड्यूड, वो इन सॉन्ग्स के साथ जो रिकॉर्ड हुआ है, विच द एंग्लो सेक्शन में है ब्रॉट विद देम व्हेन दे फर्स्ट कॉन्कर्ड ब्रिटेन। ये बात पहले भी बोल चुके हैं हम, फिर दोबारा इस पे ध्यान देने की है
कि ये जो पोएट्री हम अभी देख रहे हैं, ये पोएट्री इंग्लैंड में नहीं लिखी गई, ये जो कॉन्करर थे वो साथ लेके आए, और वो लोग कौन थे? एंग्लो और सेक्सन्स लोग। तो अब बात करते हैं विडसित की। तो विडसित क्या है? विडसित का मतलब ही होता है द वाइड गोअर और वेंडरर, मतलब जो दूर दूर तक जाते हैं और घूमते हो। इज इन पार्ट एटलीस्ट प्रोबेबली द ओल्डेस्ट इन अवर लैंग्वेज, द ऑथर एंड डेट इट्स कंपोजिशन आर अननोन। तो ये क्या है, इनके बारे में ये नहीं पता। जैसे जो हिंदी लिटरेचर के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, तो पहले हिंदी में भी चारण या भाट कवि हुआ करते थे, जो राजाओं की आदि की प्रशंसा में राजाओं के साथ चलते थे या जमींदारों के साथ चलते थे, और उनकी वीरता आदि के बखान करते थे। तो ये विडसित में है। तो यहाँ पे वर्ड के साथ ही इसका मीनिंग थोड़ा समझ लेने से ये याद हो जाएगा। फिर अगला है डियोर्स लेमंट। तो ये ही जब दुख भरी कहानी में बदला, तो ये क्यों दुख भरी कहानी में बदला? कि ऐसे जो कवि थे, वी हैव अनदर पिक्चर ऑफ द सेक्शन स्कोप, स्कोप कहते हैं जो राज्य आश्रित कवि आदि होते हैं, और मिंस्ट्रल नॉट इन ग्लैड वेंडरिंग बट इन मैनली सोरो। क्यों इन्हें क्यों दुख हुआ? क्योंकि राजा लोग क्या करते थे, उनसे अच्छा कवि आने पे, जो उनसे अच्छी कविता उनकी प्रशंसा आदि में लिख देता, तो उसको रख लेते हैं। तो ये डियोर्स और लेमेंट में है। नेक्स्ट इज द सी फेयर, ये भी वर्ड से ही याद करने की है। तो ये वर्ड से कैसे? क्योंकि इसमें सी का मतलब है समुद्र, और जो समुद्र के स्पेशलिस्ट हैं, उसमें जो आराम से सरवाइव कर सकते हैं, उससे जो लड़ सकते हैं, तो उनके बारे में स्टोरी है इसमें सी फेयर में। द फाइट एट फिंसबर्ग, इसमें भी एक ये इसका करेक्टर है हनेफ, जो कि अपने 60 वॉरियर्स के साथ फिन के साथ लड़ाई लड़ता है, विद 60 वॉरियर अगेंस्ट द अटैक ऑफ फिन एंड हिज आर्मी। बस इसके बारे में इतना जानना है यहाँ। और ये वाल्डेयर, वाल्डेयर में क्या है, इसकी जो मतलब ये हिल्दगुंद के साथ शादी होनी है। हुबर हॉस्टेजेस एट द कोर्ट ऑफ अटीला, ये अटीला के कोर्ट में दोनों वाल्डेयर और हिल्दगुंद बंधक बना लिए जाते हैं, और ये यहाँ से बड़ी बहादुरी के साथ निकलते हैं। क्रॉसिंग द माउंटेन्स वर अटैक्ड बाय गुंथर and his warriors, among whom was Walter's former comrade Hagen. Walter fights them all and escapes. तो यहाँ पे वाल्डेयर और हिल्दगुंद, इनके बारे इनकी स्टोरी है। तो ये हमारी जो सबसे शुरुआती पोएट्री है, जो लोग वो साथ लाए थे, ये वो पोएट्री है। It is the great and hidden life of the Anglo-Saxon that finds expression in all their literature. तो ये जो इनका लिटरेचर है एंग्लो सेक्सन्स का, इसमें ब्रीफली इट इज समड अप इन 5 ग्रेट प्रिंसिपल्स। ये जो 5 जो प्रिंसिपल्स हैं, वो इसमें सारे में मिलते हैं लिटरेचर में। नंबर क्या? देयर लव फॉर पर्सनल फ्रीडम। ये लोग पर्सनल फ्रीडम से प्रेम करते हैं। पर्सनल फ्रीडम से कैसे प्रेम करते हैं? कि अगर इन्हें कोई बंधक बनाने की कोशिश करता है, तो उसके खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं। देयर, या कोई गुलाम बनाने की कोशिश करता है, देयर रेस्पॉन्सिवनेस टू नेचर, और जो नेचर है, नेचर से, नेचर के खतरों से लड़ते हैं, और नेचर के प्रति ईमानदारी से अपना काम करते हैं। देयर रिलीजन, देयर रेवरेंस फॉर विमेनहुड, विमेनहुड मतलब महिलाओं के प्रति ये श्रद्धा रखते हैं, सम्मान रखते हैं। एंड देयर स्ट्रगल फॉर ग्लोरी एज ए रूलिंग मोटिव इन एवरी नोबल लाइफ। जैसे कोई भी कुलीन व्यक्ति या जो राज्य राज्य चलाते हैं, तो वे लोग जैसी जिंदगी पसंद करते हैं, ये लोग ऐसे जीवन पसंद करते हैं। तो यही सारा इसमें युद्ध के टाइम में और इनकी जीवन में ये 5 प्रिंसिपल्स दिखाई देते हैं। अच्छा, अब यहाँ ये जो स्टोरी है, ये हुई एंग्लो सेक्सन जो अपने साथ जो लिटरेचर लेके आए, और उससे हमने क्या देखा। अब यहां से आगे हम ये भी 2 पॉइंट्स और समझेंगे कि ये जो लिटरेचर है, इस लिटरेचर की इन लाइफ एंड लैंग्वेज इंग्लिश रिलेटेड फर्स्ट टू द ट्यूटनिक रेसेस। ट्यूटनिक मतलब वही जर्मन जातियां जो हैं, उनसे ये लोग लाइफ और भाषा में भी और जीवन में भी उनसे कनेक्ट करते हैं, क्योंकि वहीं से नॉर्थ सी, और नॉर्थ सी से और उधर जाएंगे बाल्टिक सी, तो वहां तक इन्हीं का ट्यूटनिक रेसिस का प्रभाव था। और ये जो एंग्लो सेक्सन्स थे, ये भी ट्यूटनिक थे। एंड थ्रू देम टू द ऑल द नेशंस ऑफ दिस इंडो यूरोपियन फैमिली। इसी को फिर भारोपीय परिवार बोलते हैं, भारत और यूरोप का, या इंडो यूरोपियन फैमिली।
और ये ही ट्यूटनिक रेसिज है जो माइटी सिविलाइजेशन इंडिया, पर्सिया, ग्रीक, रोम एंड द वाइल्डर बट मोर विगोरस लाइफ सेल्ट एंड ट्यूटन्स। ये जो साहसी सेल्ट्स और ट्यूटन्स थे ये भी लोग, और ये इंडिया, पर्सिया, ग्रीक और रोम में भी जो लोग फैले हुए हैं, वो जो ये सभ्यताएं हैं, ये सारी की सारी ट्यूटनिक रेसिज से ही कनेक्ट मानी जाती है। इन ऑल दीज लैंग्वेजेस, मतलब ट्यूटनिक रेसिस से नहीं, मेरा मतलब इंडो यूरोपियन फैमिली है ये सारी। ये यहां से लेके भारत यूरोपीय भाषाएं और भारत यूरोपीय लोग माने जाते हैं, ये समझेंगे। इंडियंस ट्यूटनिक नहीं है, लेकिन इंडियंस और ट्यूटनिक कनेक्टेड हैं, ये बात है यहाँ पे। तो जो हमारी भाषाएं हैं वो भी आपस में कनेक्ट है, कैसे? जैसे संस्कृत, ईरानियन, ग्रीक, लैटिन, सेल्टिक, ट्यूटनिक, वी रिकॉग्नाइज द सेम रूट वर्ड्स, इनमें बहुत ज्यादा रूट वर्ड्स मिलते हैं। कॉमन नीड्स एंड द कॉमन रिलेशन ऑफ लाइफ, एंड सिंस वर्ड्स आर विंडोज थ्रू विच वी सी द सोल ऑफ दिस ओल्ड पीपल, वी फाइंड सर्टेन आइडियल्स ऑफ लव, होम, फेथ और हीरोइज्म। तो ये यहाँ के लिटरेचर में भी मिलता है, ईरान के में भी मिलता है, और जर्मन के में भी मिलता है, सेल्ट्स के में भी मिलता है। तो लगभग हमारे विचार, भाषाएं उस टाइम पे लगभग उसी समय से मिलते आ रहे हैं। तो एक तो ये बात हुई। तो एंग्लो सेक्सन्स, अब बात आती है कि इंग्लिश भाषा के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो एंग्लो सेक्सन जो लैंग्वेज है, जो कि एक ट्यूटनिक फैमिली की रिलेटेड है, ट्यूटनिक। तो एंग्लो सेक्सन लैंग्वेज विच फॉर्म्स द बेसिस ऑफ अवर मॉडर्न इंग्लिश, यही क्या करती है, हमारी मॉडर्न इंग्लिश को एक बेस देती है। बेस मतलब बहुत, जो ज्यादातर शब्द आज की इंग्लिश में हैं वो इसी से आए हुए हैं। किससे? एंग्लो सैक्सन लैंग्वेज से। एंग्लो सैक्सन कौन थे? ट्राइब्स थी जो नॉर्थ सी के आसपास से और बाल्टिक सी के आसपास से किस क्षेत्र में गई? ब्रिटेन की तरफ गई। कब गई? जब वहां से रोमन्स लोग चले गए, रोमन्स के पतन के बाद। और वो कब का टाइम था? लगभग 450 के आसपास का समय रहा है। तो सम वर्ड्स केम फ्रॉम द सेल्ट्स, रोमन्स, नॉर्मन्स, क्योंकि ये लोग बाद में, ये लोग जहां गए वहां पहले से ही सेल्ट्स थे, रोमन्स और नॉर्मन्स के संपर्क में आए, एंड अदर पीपल्स विद whom द इंग्लिश हैव बीन इन कांटेक्ट इन लॉन्ग इयर्स ऑफ देयर डेवलपमेंट। तो जिनके भी ये टच में आए, फिर दूसरे वर्ड्स उन भाषाओं से आए। इस तरीके से इंग्लिश लैंग्वेज का ओरिजिन होता है, मतलब लिटरेचर बनता है उसका बाद में ना। तो क्रिश्चियन इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लिटरेचर का ओरिजिन होता है इस रूप में ना। तो अब हम पढ़ेंगे आगे। तो ये हमने पढ़ा कि एंग्लो सैक्सन जो अपने साथ में लाए थे। अब जब वो इंग्लैंड में आ गए, और इंग्लैंड में जब बाद में क्रिश्चियनिटी आई, तो क्रिश्चियनिटी आने के बाद में क्रिश्चियन राइटर्स ऑफ द एंग्लो सैक्सन पीरियड, क्योंकि वहां पे लोग तो जो रह रहे थे वो ज्यादातर एंग्लो सैक्सन्स थे, उन्हीं का प्रभुत्व था। लेकिन वहां पे जो क्रिश्चियन राइटर्स थे उनके बाद का जो लिटरेचर है, अब हम उसको देखते हैं। तो द लिटरेचर ऑफ दिस पीरियड फॉल्स नेचुरली इनटू टू डिविजन्स, पैगान एंड क्रिश्चियन। मतलब कौन से टाइम का? जो एंग्लो सैक्सन टाइम का जो लिटरेचर है ना, वो दो डिविजन्स में बंटता है। First is pagan and Christian. Second is Christian. In reading our earliest poetry, it is well to remember that all of it was copied by the monks. जो पैगान जो लिटरेचर है, चाहे वो हो चाहे क्रिश्चियन हो, लेकिन दोनों का दोनों ही लिटरेचर कॉपी मॉन्क्स के द्वारा ही किया गया है। मॉन्क्स मतलब जो सन्यासी लोग होते हैं। तो द कमिंग, तो जो क्रिश्चियंस मॉन्क्स थे उन्होंने इसको लिखा है। क्योंकि जो ओरल सागाज थे, ओरल मतलब मौखिक रूप से जो गायन था, जो जो एंग्लो सैक्सन्स और उनके एंसेस्टर्स करते थे, लेकिन उन्होंने कॉपी कहीं भी नहीं किया। एक दूसरे से सुन के ही, उनके बियोवुल्फ हो या उनका विडसित हो या जो डियोर्स लेमंट हो, सी फेयरर हो, सब एक दूसरे से सुन के चल रहा था, है ना। तो और so the coming of Christianity mean not simply a new life and leader for England, it meant also the wealth of new language. क्योंकि अब जब क्रिश्चियनिटी आई, तो क्रिश्चियनिटी क्या लेके आई? एक नई भाषा भी लाई। क्रिश्चियनिटी आई कहां से? रोम से। तो अब हम आगे देख लेंगे कि किसने किसको भेजा वहां पे क्रिश्चियन बनाने के लिए। लेकिन वहां एक साथ में नई लैंग्वेज भी आई, वेल्थ ऑफ ए न्यू लैंग्वेज, द स्कोप इज नाउ रिप्लेस्ड। जो पहले
स्कोप लोग होते थे जो ये घूम फिर करके जो गाते थे, उनको अब रिप्लेस कर दिया गया पढ़े लिखे मॉन्क्स के द्वारा। तो जो पढ़े लिखे मॉन्क्स थे उनके द्वारा उनको द मॉन्क थ्रू, लेकिन ये मॉन्क्स भी जो थे ना ये कॉमन पीपल्स में ही रहते थे और उन्हीं की भाषा बोलते थे, लेकिन ये जानते थे लैटिन को भी। ठीक है, तो इफेक्ट इज सीन इंस्टेंटली इन अर्ली प्रोज एंड पोएट्री, तो इनका प्रभाव आगे हमें दिखाई देगा। अब बात करेंगे नॉर्दम्ब्रियन, ये टेक्निकल वर्ड है, कभी कभी एग्जाम्स में पूछ लेते हैं कि नॉर्दम्ब्रियन लिटरेचर क्या है, ऐसी कोई जानकारी, तो इसलिए हम इससे रिलेटेड जानकारी भी करेंगे कि नॉर्दम्ब्रियन लिटरेचर क्या था। इन जनरल टू ग्रेट स्कूल ऑफ क्रिश्चियन इन्फ्लुएंस, मतलब दो शाखाएं थी। पहला जो लिटरेचर था पैगान लिटरेचर या एंग्लो सेक्सन का शुरुआती, मतलब फर्स्ट पोएट्री जो थी, उसके बाद में जब क्रिश्चियन इन्फ्लुएंस आया तो उसको दो शाखाओं में बांटते हैं, टू ग्रेट स्कूल्स। तो पहले ये देख लेंगे कि क्रिश्चियन इन्फ्लुएंस कैसे आया। द फर्स्ट ऑफ दीज अंडर द लीडरशिप ऑगस्टीन केम फ्रॉम रोम। एक तो ऑगस्टीन आया रोम से, तो इसको किसने भेजा था, पोप ग्रेगरी ने, इसलिए इसको ग्रेगोरियन मिशन बोलते हैं, या ऑगस्टीनियन मिशन वाज ए क्रिश्चियन मिशन सेंट बाय पोप ग्रेगरी द ग्रेट इन, ये टाइम थोड़ा याद रखने का है कि लगभग कब आया, तो 6वीं शताब्दी के 6th सेंचुरी के लास्ट में। टू कन्वर्ट ब्रिटेन एंग्लो सेक्शन इट स्प्रेड इन द साउथ एंड द सेंटर ऑफ इंग्लैंड। तो ये कहा साउथ में फैला, स्प्रेड इन द साउथ एंड द सेंटर ऑफ इंग्लैंड, स्पेशली इन द किंगडम ऑफ एसेक्स, एसेक्स में फैला ये। तो पर्टिकुलर इट फाउंडेड स्कूल्स एंड पार्शियली एजुकेटेड द रफ पीपल बट इट प्रोड्यूस नो लास्टिंग लिटरेचर। तो इन्होंने क्या किया, लिटरेचर इनका नहीं है, ये लोग आम लोगों को पढ़ाते रहे, उन्हें जो क्रिश्चियन जो बातें होती हैं, जो उनकी एजुकेशन शिक्षाएं हैं, उनको ये लोग देते रहे। और जो दूसरा जो स्कूल था अदर अंडर द लीडरशिप ऑफ सेंटली एडन, पहला जो है वो ऑगस्टीन, ये दूसरे संत हैं ये एडान है, केम फ्रॉम आयरलैंड। तो ये आयरलैंड ब्रिटेन में का ही एक हिस्सा है, इंग्लैंड के पास है। तो इसमें क्या था, यहाँ पे पहले से ही एक रिलीजन का बहुत सेंटर रहा है ये, जब से क्रिश्चियनिटी आई थी। फॉर ऑल वेस्टर्न यूरोप द मॉन्क्स ऑफ दिस स्कूल लेबर्ड चीफली नॉर्थम्ब्रिया। ये जो है ये ब्रिटेन का एक क्षेत्र है नॉर्थ साइड में, इसको नॉर्थम्ब्रिया बोलते हैं। एंड टू देयर इन्फ्लुएंस वी ऑल दैट इज बेस्ट इन एंग्लो सेक्सन लिटरेचर, it is called the Northumbrian school. Its center was the monasteries and abbeys such as Jarrow and Whitby and its three greatest Bede, Cadmon and Cinnabull। ये जो तीन नाम है ये तीनों मॉन्क्स के नाम है, और ये हिटबी और जेरो ये क्या थी, वहां पे एबीज थी, मोनेस्ट्रीज थी। तो इन मोनेस्ट्रीज में ये बेड, कैडमन और सिनेबुल रहते थे। तो ये नॉर्दम्ब्रियन जो एरिया में गया, इसलिए इसको नॉर्दम्ब्रियन लिटरेचर बोलते हैं। तो यहां से तो कोई मॉन्क ने लिटरेचर दिया नहीं, लेकिन इन लोगों ने लिटरेचर दिया। तो ये एक तो यहाँ पे ये याद रखने का है क्रिश्चियनिटी कब आई, तो 596 में। तो उसके बाद में थोड़ा याद रहेगा कि ये बीड, कैडमन और सिनेबुल्फ की। अब हम ये जो मॉन्क्स ने हमें क्या लिटरेचर दिया, पैगान का लिटरेचर हम देख चुके हैं, तो इन मॉन्क्स ने जो लिटरेचर दिया है बस उसको और देख लेते हैं। तो अब हम सबसे पहले बात करते हैं बीड की। तो पहले तो बीड की टाइमिंग को फोकस कर लेंगे कि इनकी इनकी जो टाइमिंग है ये 673 से 735 तक है। द वेनरेबल बीड, मतलब इनको बड़े सम्मान से बोला जाता है बीड को, एज ही जनरली कॉल्ड अवर फर्स्ट ग्रेट स्कॉलर। और कोई पूछ सकता है एग्जाम में कि द फादर ऑफ अवर इंग्लिश लर्निंग कौन है, तो वो यही है कि इंग्लिश लर्निंग को इन्होंने क्या क्या दिया, इन्होंने मतलब इंग्लिश लर्निंग, इंग्लिश को एक काम, इंग्लिश भाषा को एक ऑथेंटिसिटी दी, उसमें बुक्स लिखी, रोट ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली इन लैटिन। लैटिन तो इन्होंने पढ़ी थी, ज्यादातर काम इन्होंने लैटिन में किया। कवर द होल फील्ड ऑफ ह्यूमन नॉलेज इन इस डे, बहुत सारे क्षेत्रों में इन्होंने काम किया है ना। हिज लास्ट वर्क द ट्रांसलेशन ऑफ द गॉस्पेल ऑफ जॉन, इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं क्योंकि ये एंग्लो सेक्शन का वर्क है, डायरेक्टली एंग्लो सेक्शन में। हैविंग बीन अनफॉर्चुनेटली लॉस्ट, ये भले लॉस्ट हो गया हो, लेकिन क्या गॉस्पेल ऑफ जॉन किसने लिखा, तो ये हमें याद रखने का ये बीड का वर्क है। और द वर्क मोस्ट इंपोर्टेंट वाज द इक्लेसियस्टिकल हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश पीपल, और जो इनका मेन वर्क है, इससे क्या है कि
जो चर्च विषय, जो मतलब इक्लेसियस्टिकल, मतलब जो धर्म या चर्च से संबंधित जो भी हिस्ट्री है, कि किसने किसको कहाँ भेजा, कौन राजा कब क्रिश्चियन बना, किसने और जो 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 उनके खासकर मिरेकल्स जो स्टोरीज के थे, जो मॉन्क्स के या जो क्रिश्चियनिटी के लिए काम करे थे, उन सबके इवेंट्स इस हिस्ट्री इस बुक में डाले हुए हैं। और ये बुक बहुत प्रामाणिक बुक मानी जाती है, इंग्लिश इक्लेसियस्टिकल हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश पीपल। तो ये जो दो वर्क हैं मेनली, और एक तीसरा फादर ऑफ अवर इंग्लिश लर्निंग माने जाते हैं, और जो इनके 40 से भी ज्यादा वर्क हैं, उस पे उनका कोई नाम यहाँ पे याद करने की जरूरत नहीं है। तो ये बीड के बारे में जानना है, ये भी क्वेश्चन के लिए आ सकता है, ये गॉस्पेल ऑफ जॉन भी, और फादर ऑफ अवर इंग्लिश लर्निंग। ये फादर ऑफ अवर इंग्लिश लर्निंग क्यों है? क्योंकि ये जो लैटिन को जानते थे, और लैटिन के बाद में इन्होंने उसको इंग्लिश में बताया लोगों को, भाषा तो ये वहीं की बोलते थे, लैटिन को भी जानते थे, तो लैटिन में इन्होंने नॉलेज, जो इंग्लिश में इन्होंने नॉलेज की बातें करी लोगों के साथ में, तो इसलिए इसको फादर ऑफ इंग्लिश लर्निंग मानते हैं। अब अगला जो व्यक्ति है वो है कैडमन। इनका टाइम 673, ये भी 7th सेंचुरी के हैं। मतलब टाइम देखें तो इसके ये इनसे पहले हैं, लेकिन ये जिक्र क्यों किया? क्योंकि इसी बुक में इनका नाम मिलता है। ये ध्यान देने की बात है कि कैडमन जो है वो 7th सेंचुरी के हैं, 7th सेंचुरी के हैं, और कैडमन के बारे में इक्लेसियस्टिकल हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश पीपल में ही मिलता है। तो ये यहाँ पे पोयम दी है। ये जो पोयम है ये इंग्लिश की मतलब सबसे पहली पोयम है जो कि इंग्लिश भूमि में, इंग्लिश फील्ड में लिखी गई है। तो ये मैं यहाँ नहीं पढ़ रहा हूं, पर इसके बारे में क्या है कि इफ बियोवुल्फ एंड द फ्रेगमेंट्स ऑफ आवर अर्लीस्ट पोएट्री वर ब्रॉट इनटू इंग्लैंड, भाई बियोवुल्फ और जो दूसरी जैसे सीफेयरर या विडसेथ, डियोर्स लेमंथ, ये सब क्या है, वर ब्रॉट इनटू इंग्लैंड, देन द हाइम गिवन अबव, ये जो हाइम है, हाइम गिवन अबव इज द फर्स्ट वर्स ऑफ ऑल नेटिव इंग्लिश सॉन्ग, ये वहीं पे ही इसकी भूमि क्या है, इंग्लिश इंग्लिश नेटिव सॉन्ग दैट हैज कम डाउन टू अस, एंड कैडमन इज द फर्स्ट पोएट। तो अगर इंग्लिश का फर्स्ट पोएट कोई जानना है तो वो कौन है? कैडमन है। कैडमन इज द फर्स्ट पोएट टू whom we can give a definite name and date. The words were written about 665 AD, मतलब 665 में लिखा, एंड आर फाउंड कॉपीड एट द एंड ऑफ ए मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ बीड्स इक्लेसियस्टिकल हिस्ट्री, और बीड्स की फाउंड कॉपीड एट द एंड ऑफ ए मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ बीड्स इक्लेसियस्टिकल हिस्ट्री। ठीक है, तो ये यहाँ पे जानने का था कैडमन, और ये कैडमन के पहले लिखे हुए वर्ड हैं। तो ये क्या है? नेटिव इंग्लिश सॉन्ग है, और जो सॉन्ग हमने पहले पढ़े वो नेटिव इंग्लिश सॉन्ग नहीं है। तो ये चीज यहां जानने की है। तो इसकी टाइमिंग भी कंफर्म होनी चाहिए। अब बात करते हैं हम लाइफ ऑफ कैडमन की, कि कैडमन की एक स्टोरी है छोटी सी, उसी से इसकी लाइफ क्लियर हो जाती है, जो कि इक्लेसियस्टिकल हिस्ट्री में लिखी हुई है। और वो किसके अकाउंट पे लिखी हुई है? कि इन्होंने बताया ऐसा, किसने? एबेस हिल्दा ने, है ना, जो ये कि हिटबी मोनेस्ट्री में रहती थी। तो इन्होंने क्या बताया कि ये एक बहुत सामान्य व्यक्ति थे कैडमन, और इनको कोई गाना या लिखना नहीं आता था। एक बार जहां कहीं सामूहिक भोज हो रहा था, वहां इनसे गाने को कहा गया, तो ये बड़ी बेइज्जत महसूस करके वहां से चले गए। तो बाद में इनको अब्बास हिल्दा ने प्रेरित किया, इंस्पायर किया, और ये कहा कि मेरे लिए गाओ। तो इन्होंने गाने की कोशिश की, और जो गाया तो फिर वो एक स्पिरिचुअल सॉन्ग गाया, और ये धीरे धीरे करके फिर एक अच्छे कवि बने। तो ये इनके बारे में बस इतना ही जानना जरूरी है। अब इनके जो वर्क हैं वो वर्क बड़ा, मतलब जो इंपॉर्टेंट वर्क है वो है पैराफ्रेज, ये बहुत मशहूर है। और पैराफ्रेज में क्या है? जेनेसिस, एक्सोडस और डैनियल, इनकी स्टोरी है। ये एक स्पिरिचुअल ही स्टोरी है। वैसे इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो जेनेसिस का मतलब है कि ये दुनिया कैसे बनी, एक्सोडस का मतलब है कि ये सब लोग कहाँ जाएंगे, मतलब, और एंड और या जाना, सामूहिक गमन। और पार्ट ऑफ डैनियल मतलब जो लोग उस चीज की मना करते हैं, उन सिद्धांतों को नहीं मानते,
द बुक ओपन्स विद ए हाइम ऑफ प्रेज एंड देन टेल्स ऑफ फॉल ऑफ शैतान, मतलब जो बुरे लोग हैं, शैतान लोग हैं, उनका फॉल, एंड इज रेबल एंजल्स फ्रॉम हेवन, और जो एंजल्स हैं उनका स्वर्ग, विच इज फैमिलियर, जो मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट में भी कुछ इसी से रिलेटेड कहानी हमें सुनने को पढ़ने को आगे मिलेगी। Then follows the creation of the world and paraphrase begins to thrill with the old Anglo-Saxon love of nature। फिर दुनिया बननी शुरू होती है तो फिर वही प्रकृति की बात है, जैसा कि ओल्ड एंग्लो सेक्शन में हम लोग देख रहे हैं, सारे में यही है। तो यहाँ याद करने का क्या है, पैराफ्रेज, पैराफ्रेज में क्या है, इट इज द स्टोरी ऑफ जेनेसिस, एक्सोडस और पार्ट ऑफ डैनियल, बस। और पैराफ्रेज मिलता जुलता है किससे, मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट से। एक तो ये जानने का है, और इसके बारे में किसमें लिखा हुआ है, तो एबेस हिल्दा के बिहाफ पर, इसके अकाउंट पर, इक्लेसियस्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल, उसमें इसमें लिखा हुआ है। और इनकी टाइमिंग क्या है, तो इनकी टाइमिंग है कैडमन की 7th सेंचुरी की, ठीक है। तो अब हम आगे बात करते हैं इनके, और एक और इनके साथ का वर्क है, वो वर्क क्या है, ये जूडिथ। ये भी, इसमें भी क्या है कि जैसा पैराफ्रेज में है कुछ कुछ जनरल करेक्टर विच आर एट्रीब्यूटेड टू द स्कूल ऑफ कैडमन, द लॉन्गेस्ट ऑफ द जूडिथ इन विच द स्टोरी ऑफ एन एपोक्रिफल बुक। एपोक्रिफल बुक मतलब कहानी काफी सुनी जाती है पर कोई जरूरी नहीं है ऐसा हुआ, उन बुक्स को एपोक्रिफल बुक बोलते हैं। ओल्ड टेस्टामेंट इज डन इनटू विगरस पोएट्री, हॉलो फर्नेस, तो इसका जो विलेन है वो हॉलो फर्नेस है, और इसको जूडिथ मार देती है। इज रिप्रेजेंटेड एज ए सैवेज एंड क्रूअल वाइकिंग्स, ये क्रूअल वाइकिंग होता है, रिवेलिंग इन हिज मीड हॉल एंड व्हेन द हीरोइक जूडिथ कट्स ऑफ हिज हेड, जूडिथ इसके सर को काट देते विद हिज ओन स्वॉर्ड एंड थ्रोज इट डाउन बिफोर द बैरियर्स ऑफ हर पीपल, rousing them to battle and victory। we reach perhaps the most dramatic and brilliant point of Anglo-Saxon literature, क्योंकि जूडिथ क्रिश्चियनिटी को स्वीकार कर चुकी है और वो भगवान के लिए, गॉड के लिए वर्क कर रही है, इसलिए उसमें इतनी पावर आ जाती है। ऐसा ही कुछ कुछ पैराफ्रेज में है, तो ये सारी स्टोरी मिलती जुलती हैं। तो अगर ये पूछा जाता है आपसे कि वर्क कौन से हैं कैडमन के, तो आप बताएं एक बार। तो पैराफ्रेज है, पैराफ्रेज में क्या स्टोरी है, जेनेसिस, एक्सोडस और डैनियल, और अगला वर्क है इनका जूडिथ। तो ये ही वर्क है इनके, बस। और इनके बारे में लिखा हुआ है एंड जो इक्लेसियस्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल है उसमें लिखा हुआ है। अब अगले जो पोएट हैं वो हैं सिनेवुल्फ। तो सिनेवुल्फ के बारे में क्या है, सिनेवुल्फ है ग्रेटेस्ट द एंग्लो सेक्सन पोएट्स। तो ये ग्रेटेस्ट ऑफ द एंग्लो सेक्सन, एक्सेप्टिंग ओनली द अननोन ऑथर ऑफ बियोवुल्फ, इनको लगभग ऐसे मान लेते हैं कि ये शायद बियोवुल्फ के ऑथर थे, और इनके बारे में ज्यादा कोई जानकारी नहीं है, वो भी काफी बाद में लगी है। एंड इज डेथ दैट इवन हिज नेम बिकेम नोन दो ही इज द ओनली वन। अब जो इनकी प्रसिद्धि है ना वो किस लिए है, वो ये पॉइंट बहुत याद करने लायक है कि एंग्लो सेक्सन का ऐसा पोएट कौन है हु साइंड हिज वर्क, जिसने अपने साइन करके लिखा हो कि मेरा वर्क है। तो अब हम इनके वर्क देख लेंगे कि इनके वर्क्स कौन से हैं, वर्क्स ऑफ सिनेवुल्फ। तो अब पहले हम देखेंगे इनके जो साइंड वर्क्स है, ओनली साइंड पोएम सिनेवुल्फ आर द क्राइस्ट। तो जैसे कि नाम है कि क्राइस्ट के बारे में इसमें लिखा हुआ है, तो ये क्या है, डायडेक्टिक पोएम है, मतलब एक उपदेशात्मक पोएम है इन 3 पार्ट्स। द फर्स्ट सेलिब्रेटिंग द नेटिविटी, पहले में नेटिविटी, द सेकेंड इज द असेंशन एंड द थर्ड डूम्सडे। नेटिविटी कहते हैं जो कोई जहां आता है, शुरुआत करता है रहने की, तो मतलब जहां तक उम्मीद है कि क्राइस्ट की नेटिविटी, दूसरी असेंशन मतलब उनका स्वर्गारोहण, और थर्ड डूम्सडे, और तीसरा जो लोगों ने उनको स्वीकार नहीं किया उनका क्या होना है, टेलिंग द टॉर्मेंट्स ऑफ द विक्ड एंड द अनएंडिंग जॉय ऑफ द रिडीम्ड। कि जो डूम्सडे में क्या है कि जो उनको नहीं, जो गलत लोग हैं, विक्ड लोग हैं, उनकी कठिनाइयों के बारे में, टॉर्मेंट्स ऑफ द विक्ड, और अनएंडिंग जॉय ऑफ द रिडीम्ड, और जो मानते हैं उनको अनंत तक आनंद मिलेगा, ये क्राइस्ट में है। तो सिनेवुल्फ के वर्क हम पढ़ रहे हैं, पहला वर्क है उनका द क्राइस्ट। क्राइस्ट में क्या है, तो क्राइस्ट से ही थोड़ा रिलेट करके रखेंगे मन में कि उनमें क्राइस्ट से रिलेटेड, क्राइस्ट का आगमन, उनका स्वर्गारोहण, और जो उनको मानेंगे उनका अनएंडिंग जॉय, और जो नहीं मानेंगे टॉर्मेंट्स ऑफ द विक्ड, ये उसके अंदर है। दूसरी इनकी जो पोयम है वो है जूलियाना।
ये जूलियाना क्या है? द लाइफ ऑफ सेंट जूलियन ऑफ निकोमीडिया, इनके बारे में है, बस सेंट जूलियाना के बारे में। तो ये क्या है? पैगन बॉर्न मार्टियर, कोई पैगन बॉर्न मार्टियर है, मतलब क्रिश्चियन नहीं थी तब ये पैगन थी। हु रिफ्यूजेस टू मैरी ए मैन चूजन बाई ए हर फादर अनलेस ही कन्वर्ट्स अ क्रिश्चियनिटी। तो ये क्रिश्चियनिटी को क्योंकि ये क्रिश्चियन मॉन्क है, उस टाइम पे सब लोग तो क्रिश्चियन नहीं थे, पैगान लोग थे, तो ये पैगान लोगों को क्रिश्चियन बनाना चाहते थे। तो इनकी स्टोरीज भी ऐसी थी जो पैगान लोगों को इंस्पायर कर सके, तो यही जूलियाना में है। तो थर्ड पोयम क्या है? द फेट्स ऑफ द अपोसल्स। अपोसल्स कहते हैं शिष्यों को, तो जो उनके क्राइस्ट के बाद में जो उनके काम को आगे बढ़ाने वाले लोग थे, उनके बारे में इसमें लिखा हुआ है, फेट्स ऑफ अपोसल्स। ठीक है, तो ये इनकी थर्ड पोयम हो गई। और चौथा वर्क है इनका एलिनी। तो एलिनी में क्या है? एलिनी हैड फॉर इट सब्जेक्ट मैटर द फाइंडिंग ऑफ द ट्रू क्रॉस। ट्रू क्रॉस सब जानते हैं कि क्रिश्चियनिटी में क्रॉस यूज होता है, वो क्या है? इट टेल्स ऑफ कॉन्स्टेंटाइन्स विजन ऑफ द रूड। ये कोई किंग होता है, कॉन्स्टेंटाइन, कॉन्स्टेंटाइन, कॉन्स्टेंटाइन का जो विजन है किसका? रूड को लेकर के, इसको एक स्वप्न आता है, रूड कहते हैं इसी क्रॉस को। तो उसको एक स्वप्न आता है, ऑन द ईव ऑफ बैटल आफ्टर हिज विक्ट्री अंडर द न्यू एम्ब्लेम ही सेंड्स हिज मदर हेलिना। और जब इसको एक स्वप्न आता है तो ये अपनी मां को भेजता है जेरूसलम ओरिजिनल क्रॉस को लेने के लिए, ओरिजिनल क्रॉस और नेल्स लेने के लिए। इसको स्वप्न आता है कि ये जो रूड है ना, वो रूड मुझसे चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि उसमें से जो उस पे क्राइस्ट को ऐसे लटका दिया था ना, तो उनके नाखूनों में से ब्लड आ रहा है और उनका शरीर क्षत विक्षत है। तो उसको वो चीजें याद आ जाती हैं और वो उसको ओरिजिनल क्रॉस को ढूंढने के लिए इसको एलनी को भेजता है। कहाँ भेजता है? जेरूसलम में। ये इस स्टोरी का पार्ट है। तो हमें यहाँ पे याद रखना है बस ये शब्द, अगर इसका मीनिंग याद होगा तो एलनी की स्टोरी हमारे मन में आ जाएगी। एलनी द रूड, या फिर द विजन्स, कॉन्स्टेंटाइन्स विजन ऑफ द रूड। और इसकी जो मदर है, इसका ओरिजिनल नेम यहाँ हेलिना है। बस ये है। तो ये जो फोर वर्क्स हैं इनके, क्राइस्ट, जूलियाना, द फेट्स ऑफ अपोसल्स और एलिनी, ये तो इनके साइंड वर्क्स। अब हम बात करेंगे इनके अनसाइंड वर्क्स की, जो कि इन्होंने साइन नहीं किए लेकिन ये माने जाते हैं कि ये इनके हैं। तो अनसाइंड पोएम्स एट्रीब्यूटेड टू हिम और हिज स्कूल आर एंड्रियाज। ये भी एक सेंट है। एन अनसाइंड पोएम रिकॉर्ड्स द स्टोरी ऑफ सेंट एंड्रयू। सेंट एंड्रयू की स्टोरी है, हु क्रॉसेज द सी टू रेस्क्यू हिज कॉमरेड सेंट मैथ्यू फ्रॉम द कैनिबल्स। दुष्टों से ही अपने दोस्त मैथ्यू को बचाना चाहते हैं। मान लो क्वेश्चन आ जाता है कि मैथ्यू को या एंड्रयू किसको बचाना चाहते हैं, तो थोड़ा सा ये नाम आपको याद होने चाहिए। ए यंग शिप मास्टर हु सेल्स द बोट टर्न्स आउट द क्राइस्ट इन डिस्गाइज। और वो क्या करता है? ए यंग शिप मास्टर हु सेल्स द बोट टर्न्स आउट टू बी क्राइस्ट इन डिस्गाइज। वो ऐसा बन जाता है जैसे कि वो क्राइस्ट है। मैथ्यू इज सेट फ्री, और तुरंत मैथ्यू क्या हो जाता है? फ्री करवा देता है ये। एंड द सेवेजेज आर कन्वर्टेड बाय ए मिरेकल। और जो मतलब जो सैवेजेज हैं जो उसको पकड़ के ले जाते थे, वो कन्वर्ट हो गए, सब बदल गए। इट इज ए स्पिरिटेड पोयम फुल ऑफ रस एंड इंसिडेंट दैट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द सी आर द बेस्ट इन एंग्लो सैक्सन पोएट्री। तो ये है, इसमें इसके नाम से ही देख लें, एंड्रयू बचाना चाहता है मैथ्यू को, और जो वो सेल करने जाता है वो अचानक से क्या बन जाता है? मिरेकल से ही वो क्राइस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। और उसके आने से वहां पे जो सैवेज है वो भी कन्वर्ट हो जाते हैं सब। और ये इस पोएम में दिखाया है। ठीक है, अगली है, ये है जो फीनिक्स। तो फीनिक्स क्या होती है? एक चिड़िया होती है फीनिक्स। बस यहाँ इतना जानना है कि इसके इस पोएट्री में फीनिक्स में ये क्या है कि वो मर जाती है और राख में पड़े पड़े ना बहुत दिनों बाद वो फिर से जन्म ले लेती है। तो इस सृष्टि की उत्पत्ति आदि के विषय में जो इनकी धार्मिक धारणाएं हैं, रिलीजियस व्यूज जो हैं, उसके भी आप पे ये पोयम लिखी गई है। द ड्रीम ऑफ द रूड, ये फिर उसी से रिलेटेड आ गई, रूड। ठीक है, मतलब जो क्रॉस से रिलेटेड। द डिसेंट इनटू हेल, गुथलक द वेंडरर, ये जितनी भी पोएट्रीज हैं ये सारी वही रिलीजियस पोएट्री है। बस वेंडरर जो है ए वॉरियर से रिलेटेड है, हु इज फोर्स्ड टू वेंडर द अर्थ आफ्टर हिज पीपल आर डिफीटेड इन बैटल। जब उसके लोग बैटल में हार जाते हैं तो इसको फोर्स किया जाता है, किसके लिए? कि तुम अर्थ पे वेंडर करो, मतलब पूरी धरती पे घूमो फिरो। तो ये
ये इनकी पोएट्रीज हैं। और फिर जो बात आती है कि इनका नॉर्दम्ब्रियन लिटरेचर, क्योंकि ये जो तीनों के तीनों मोंक आपने पढ़े अभी, तो ये तीनों क्या है, नॉर्दम्ब्रियन है। कौन कौन से? पहला बीड, दूसरा दूसरा कैडमोन, और तीसरा सिनेवुल्फ। तो ये तीनों क्या है, नॉर्दम्ब्रियन है। और नॉर्दम्ब्रियन क्यों है? क्योंकि नॉर्दम्ब्रिया क्षेत्र में जो सेंट एडन थे, उनके द्वारा वहां पे नॉर्दम्ब्रिया क्षेत्र में जो क्रिश्चियनिटी को लाए, और वो क्रिश्चियनिटी कैसे फैली वहां पे, स्पेशली जो वहां की मोनेस्ट्रीज थी वो बनी, कुछ लिटरेचर लिखा गया, मॉन्क रह रहे थे उनमें मोनेस्ट्रीज में, और तो इसलिए इसको नॉर्दम्ब्रियन लिटरेचर ही बोला जाता है। अब इसको डिक्लाइन कैसे हुआ कि जब डेन्स स्वेप्ट डाउन, फिर दोबारा से डेन्स लोगों ने, किन्होंने, डेन्स लोगों ने क्या कर दिया, अटैक कर दिया। द डेन्स स्वेप्ट डाउन ऑन द इंग्लिश कोस्ट एंड ओवरहेल्म्ड नॉर्दम्ब्रिया। इन्होंने सारी नॉर्दम्ब्रिया को ओवरहेल्म कर दिया, मतलब कब्जा कर लिया, ध्वस्त कर दिया पूरी तरीके से। Monasteries and schools were destroyed. Scholars and teachers alike were put to the sword, and libraries that had been gathered leaf by leaf, जो बहुत मुश्किल से मतलब, क्योंकि उस टाइम ऐसे कोई कागज पे तो लिखे हुए थे नहीं, बहुत मुश्किल से जो चीजें इकट्ठी की गई थी, विद द टोil ऑफ सेंचुरीज वर स्कैटर्ड, सब बिखर गए। सदियों की मेहनत को इन्होंने ऐसे रौंद के रख दिया। जो फिलहाल जब इन्होंने सब खत्म कर दिया, तो फिर लिटरेचर अभी कैसे है? तो ये कहते हैं कि दैट विच वी नाउ पजेस इज लार्जली ट्रांसलेशन। वो जिस रूप में था उसमें नहीं है, मतलब जैसे एंग्लो सेक्शन में वो लिखा हुआ था, बिल्कुल। हालांकि अभी भी वो एंग्लो सेक्शन में है, लेकिन वो दूसरी एंग्लो सेक्शन है, वो एक डायलेक्ट है। डायलेक्ट आप समझते हैं डायलेक्ट क्या होता है? डायलेक्ट जैसे अब हिंदी भाषा है, अब हिंदी भाषा पूरे देश के बहुत बड़े भूभाग पे बोली जाती है, भारत देश के। लेकिन मान लो खड़ी बोली है, वो एक डायलेक्ट है। हरियाणवी है, वो एक डायलेक्ट है। अवधी है, वो एक डायलेक्ट है। ब्रज भाषा है, ये डायलेक्ट है। क्षेत्रीय भाषाएं या बोलियां हैं। तो इसी तरीके से जो वेस्ट सेक्शंस का एरिया था, क्योंकि वेस्ट सेक्शन में आगे एक राजा आएगा जिनका नाम होता है अल्फ्रेड, और ये अपनी लोकल लिटरेचर को बचाने के लिए पढ़ते हैं, जानते हैं, और बहुत पुरुषार्थ करते हैं इस सारे लिटरेचर को बचाने का दोबारा से। पर ये क्योंकि किंग होता है वेस्ट सेक्शंस का, तो वेस्ट सेक्शन का जो एरिया है ब्रिटेन में, वहां की जो डायलेक्ट है उसी में ये ट्रांसलेट किया गया नॉर्दम्ब्रियन लिटरेचर। नॉर्दम्ब्रियन लिटरेचर कौन सा लिटरेचर? जो कि किसने लिखा? सिनेवुल्फ ने लिखा, बीड ने लिखा, और किसने लिखा? कैडमोन ने लिखा। और केवल ओरिजिनल एज इट इज जो लिटरेचर हमें मिलता है वो कैडमोन की वो पोयम मिलती है, जो आप अभी देख चुके हो, वो जैसी है ऐसी की ऐसी मिलती है। दूसरा सारा डायलेक्ट में ट्रांसलेटेड है। तो ये बात हुई नॉर्दम्ब्रियन लिटरेचर ऐसे ऐसे करके। और यहीं से क्या शुरुआत होती है? तो दिस ट्रांसलेशन वाज मेड बाय अल्फ्रेड्स स्कॉलर्स आफ्टर ही हैड ड्राइवन बैक द डेन्स इन एन एफर्ट टू प्रिजर्व द आइडियल्स। जब डेन्स ने अटैक कर दिया, फिर इसने डेन्स को वापस धकेला और सिविलाइजेशन की, अपनी सिविलाइजेशन को बचाया विद द कॉन्क्वेस्ट ऑफ नॉर्दम्ब्रिया। नॉर्दम्ब्रिया के कॉन्क्वेस्ट में जब ये जीत गया, एंड्स द पोएटिक पीरियड ऑफ एंग्लो सैक्सन लिटरेचर, और यहीं से पोएटिक पीरियड समाप्त होता है, मतलब काव्य वाला। और यहां से शुरुआत होती है विद अल्फ्रेड द ग्रेट प्रोज लिटरेचर। तो ये भी एक पॉइंट यहाँ पे याद रखने का है कि मतलब अल्फ्रेड जब वेसेक्स का किंग बनता है, ये 848 का टाइम है इसका, इसके साथ प्रोज लिटरेचर की शुरुआत होती है। अब कुछ फैक्ट्स बस अल्फ्रेड से रिलेटेड हो रहे हैं, फिर ये एंग्लो सैक्सन का एंड हो जाएगा। तो इनके रिलेटेड कौन से फैक्ट्स हैं कि जो ये ग्रेटेस्ट ऑफ एंग्लो सैक्सन किंग्स एंड हिज गुड वर्क्स इंक्लूड, इनके कौन से दो तीन काम, इनके बड़े अच्छे काम किए इन्होंने। अमंग अदर्स द एजुकेशन ऑफ हाफ ए कंट्री, जितने एरिया में इन्होंने राज्य किया उन सबको पढ़ाने, उनके पढ़ने के लिए सही व्यवस्थाएं की। द सैल्वेज ऑफ नोबल नेटिव लिटरेचर, इसकी रक्षा की। एंड द क्रिएशन ऑफ द फर्स्ट इंग्लिश प्रोज, और इन्होंने खुद, तो अगर ये क्वेश्चन आ जाता है कि फर्स्ट इंग्लिश प्रोज किसने लिखा, तो आपको याद हो जाना चाहिए अल्फ्रेड ने। और ये कौन से टाइम में था ये पता है ना? 9वीं शताब्दी में।
है ना, क्योंकि इनका टाइमिंग अभी हम देख रहे थे ना, इनका टाइमिंग क्या था, 848 से लेकर के और 901 तक। ठीक है, तो ये इनका टाइम आप याद रखेंगे। तो अब हम अल्फ्रेड की थोड़ी लाइफ के बारे में जान लेते हैं। तो इनका जो स्ट्रगल था विद नॉर्थमैन एंडेड विद ट्रीटी ऑफ वेडमोर। देखो पहले इन्होंने डेन्स के साथ लड़ाई लड़ी, फिर बाद में इन्होंने नॉर्थमैन, नॉर्थमैन कौन लोग थे ये हम आगे भी पढ़ेंगे, थोड़ा सा यहां भी जान लेते हैं। जो लोग नॉर्थ की साइड से या स्कैंडिनेविया जो एरिया है यूरोप का, या यही जो डेनमार्क आदि इनके ऊपर के जो क्षेत्र हैं नॉर्थ साइड के, वहां के जो लोग फ्रांस तक चले गए लड़ते हुए या कब्जा करते हुए, जब वो लोग वापस लौटे, वापस अटैक करने लगे ब्रिटेन आदि की तरफ, तो इन्हीं लोगों को नॉर्थमैन बोला गया। तो ये जो नॉर्थमैन है, द स्ट्रगल विद नॉर्थमैन एंडेड विद ट्रीटी ऑफ वेडमोर, ये जो ट्रीटी हुई इनके साथ in 878 with the establishment of Alfred not only as king of Wessex but as overlord of the whole northern country। तब ये किंग बन गए। कब बने ये किंग? 878 में। देन द हीरो लेट डाउन हिज स्वॉर्ड, फिर ये अब किंग बन गया, तब इसने तलवार रख दी और एक बच्चे की तरह खुद पढ़े। और क्या पढ़े ये? लिखना पढ़ना सीखा, रीड एंड राइट लैटिन, सो दैट ही माइट लीड हिज पीपल इन पीस। और ये सब पढ़ के इन्होंने शांति से, एज ही हैड लेड देम इन वार, जैसे ये युद्ध में हीरो बने वैसे ही है। इट इज देन दैट अल्फ्रेड बिगन टू बी द हीरोइक फिगर इन लिटरेचर, तब ये हीरोइक फिगर बने लिटरेचर के। दैट ही हैड फॉर्मली बीन इन द वार्स अगेंस्ट द नॉर्थमैन, जो जैसे कि ये युद्ध में बने थे। तो इस टाइम तक क्या हो चुका था, ऑल एजुकेशन हैड बीन इन लैटिन, लैटिन में आ चुकी थी। क्यों आ चुकी थी लैटिन में? क्योंकि जो मॉन्क लोग थे, मॉन्क लोग किसके संपर्क में आए? क्रिश्चियंस के संपर्क में आए, क्रिश्चियनिटी के संपर्क में आए। और जब उन्होंने क्रिश्चियनिटी को पढ़ा, तो क्योंकि वो पढ़े लिखे लोगों की भाषा बन गई, फिर उनको जब दूसरे लोगों को पढ़ाया गया, और जैसे कि आपको पता है कि बीड ने काफी काम किया था लैटिन में। तो जब उसने जो दूसरे सेक्टर्स थे लिटरेचर के अलावा, वहां की हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, मैथ्स के, सब में काम हुआ। और इसलिए लैटिन में होने की वजह से लैटिन जो बन गई, अंटिल नाउ ऑल एजुकेशन लैटिन, नाउ ही सेट हिमसेल्फ द टास्क फर्स्ट ऑफ टीचिंग एवरी फ्री बॉर्न इंग्लिशमैन। लेकिन इस किंग ने क्या ध्यान दिया कि सबको इंग्लिश में ही पढ़ाया जाए, जो इंग्लिशमैन है, रीड एंड राइट हिज ओन लैंग्वेज। जैसे आज अपने देश में मान लो, जब यहाँ पे कौन लोग आए, मान लो इंग्लिश लोग आए या यूरोप के लोग आए, तो यहाँ पे भाषा क्या हुई, पढ़े लिखे लोगों की भाषा इंग्लिश बन गई। तो बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं ना उसी चीज को हिंदी में पढ़ाने की, जैसे आज हम लोग इंग्लिश को भी हिंदी में पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये हुआ। तो इंग्लिश मैन टू रीड एंड राइट इज ओन लैंग्वेज, सेकंड ऑफ ट्रांसलेटिंग इनटू इंग्लिश द बेस्ट बुक्स फॉर देयर इंस्ट्रक्शंस। और इसने क्या शुरू किया? ट्रांसलेटिंग का काम शुरू किया। अभी आगे हम जब इनके वर्क्स देखेंगे तो देखेंगे इन्होंने बहुत सारे ट्रांसलेशन किए हैं। ठीक है, हर सेक्टर में, हर मतलब लिटरेचर के अलावा भी दूसरे क्षेत्रों में इन्होंने ट्रांसलेशन किए हैं। और इन्होंने क्या किया? लिटरेचर को बचाने के लिए एवरी पुअर स्कॉलर वाज ऑनर्ड एट हिज कोर्ट एंड वाज स्पीडली सेट टू वर्क एट टीचिंग और ट्रांसलेटिंग एवरी वेंडर ब्रिंगिंग ए बुक। कोई भी व्यक्ति घूमने वाला कोई किताब या उसके पत्तियां लाता मैन्युस्क्रिप्ट की, फ्रॉम द पाइलेज्ड मोनेस्ट्रीज, जो ढेर बन चुकी थी मोनेस्ट्रीज नॉर्थम्ब्रिया की, उसको इनाम दिया जाता कि आप कुछ भी लाओ और लिटरेचर को सेव करो। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि किसने नॉर्थम्ब्रियन लिटरेचर को सेव करने की कोशिश की, तो ये अल्फ्रेड है। इन दिस वे द फ्यू फ्रेगमेंट्स ऑफ नेटिव नॉर्थम्ब्रियन लिटरेचर, इस तरीके से नेटिव लिटरेचर जो है विच वी हैव बीन स्टडिंग वर सेव्ड टू द वर्ल्ड। अल्फ्रेड एंड हिज स्कॉलर्स ट्रेजर्ड द रेयर फ्रेगमेंट्स एंड कॉपीड देम इन द वेस्ट सेक्शन डायलॉग। और फिर इन्होंने इसको कॉपी करा वेस्ट सेक्शन डायलेक्ट में। तो विद द एक्सेप्शन ऑफ कैडमंस हाइम, ये क्वेश्चन भी यहां से आ सकता है कि कैडमंस के जो हाइम है ये ओरिजिनल जो एंग्लो सेक्शन उसमें मिलते हैं या वेस्ट सेक्शन में? तो ये वेस्ट सेक्शन में नहीं मिलते। लिटरेचर ऑफ नॉर्थम्ब्रियन इन द डायलेक्ट इन विच वाज इट वाज फर्स्ट रिटन, जिसमें ये लिखा गया, ये उसी में ही मिलता है, इन विच इट वाज फर्स्ट रिटन। ठीक है, अब हम यहां से वर्क देख लेते हैं कि वर्क अल्फ्रेड के वर्क कौन से हैं।
तो असाइड फ्रॉम हिज एजुकेशनल वर्क अल्फ्रेड इज नॉन चीफली एज ए ट्रांसलेटर, इंपोर्टेंट ट्रांसलेशंस ऑफ फॉरेन नंबर्स, ओरोसियस यूनिवर्सल हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। देखो आप देख रहे हैं ना, द लीडिंग वर्क इन जनरल हिस्ट्री फॉर सेवरल, तो ये सब लैटिन में थे क्योंकि पढ़े लिखे लोगों की भाषा बन, इसने उन्हें इंग्लिश में ही किया। वर्क इन जनरल हिस्ट्री फॉर सेवरल सेंचुरी, बीड्स हिस्ट्री, बीड्स की हिस्ट्री को, द फर्स्ट ग्रेट हिस्टोरिकल वर्क रिटन ऑन इंग्लिश सॉइल। पोप्स ग्रेगरी के सीफर्ड्स बुक को, जो ये क्लेरजी लोग मतलब जो पादरी आदि जो काम में लेते हैं ना धर्म विषय ग्रंथ, उनको भी। और बोथियस के कंसोलेशंस ऑफ फिलोसफी, फिलोसफी की किताब को, तो इन्होंने चार ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉरेन नंबर अगर ये ट्रांसलेशन किए, अगर क्वेश्चन आ जाता है इन चारों को हम आपको याद रखना है। किस किस को याद रखना है? ओरोसियस की यूनिवर्सल हिस्ट्री को इन्होंने किया, बीड्स की हिस्ट्री को किया, और पोप ग्रेगरी के शेफर्ड्स बुक को किया, और लास्ट में बोथियस की कंसोलेशंस ऑफ द फिलोसफी को किया। इन सब का क्या किया इन्होंने? ट्रांसलेशन किया। ठीक है, ये याद करने का है, बिल्कुल रटने का। और आगे जो इनका इंपॉर्टेंट वर्क है वो क्या है, जो काफी बार पूछा भी गया एग्जाम में, वो है इंग्लिश सेक्शन क्रॉनिकल। ये क्या होता है? मोर इंपोर्टेंट देन एनी ट्रांसलेशन इज द इंग्लिश और सेक्शन क्रॉनिकल। दिस वाज प्रोबेबली एट फर्स्ट ए ड्राई रिकॉर्ड स्पेशली ऑफ इंपोर्टेंट बर्थ्स एंड डेथ्स इन द वेस्ट सेक्शन किंगडम। अल्फ्रेड इनलार्ज दिस स्कैंट रिकॉर्ड बिगिनिंग द स्टोरी विद सीजर्स कॉन्क्वेस्ट। कभी जब रोम साम्राज्य बनाया गया था वहीं वहां से स्टोरी इसने बता दी कि उस डेट में वो हुआ था, ये घटनाएं सब इसमें डाली। व्हेन इट टचेज हिज ओन रेन, जब ये अपने राज्य की बात करता है, द डे क्रॉनिकल बिकम एन इंटरेस्टिंग एंड कनेक्टेड स्टोरी। अपनी बढ़ाई उसने और कहानियां डाली उसमें। द ओल्डेस्ट हिस्ट्री बिलोंगिंग टू एनी मॉडर्न नेशन इट्स ओन लैंग्वेज। तो ये क्या ओल्डेस्ट हिस्ट्री है जो नए राष्ट्र बने, एनी मॉडर्न नेशन इन इट्स ओन लैंग्वेज, अपनी ही भाषा में। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इनका वर्क है, ये एग्जाम में काफी पूछा जाता है। इंग्लिश सेक्शन क्रॉनिकल को किसने लिखा है? इंग्लिश क्रॉनिकल या सेक्शन क्रॉनिकल? अच्छा, और ये क्रॉनिकल जो उनका टाइम है उसी के साथ खत्म नहीं होगा, इस क्रॉनिकल में बाद में भी लोग बढ़ाते रहे हैं, इसमें बाद में भी लोग लिखते रहे हैं। इसमें क्योंकि एक दो पोयम कुछ इंपॉर्टेंट बाद में भी लिखी जोड़ी गई है, तो इसलिए इसकी ये लाइन भी हमें समझ लेनी चाहिए। क्रॉनिकल वाज कंटिन्यूड आफ्टर अल्फ्रेड डेथ, द बेस्ट मॉन्यूमेंट ऑफ अर्ली इंग्लिश प्रोज दैट इज लेफ्ट टू अस हियर एंड देयर स्ट्रिंग सॉन्ग्स आर इंक्लूडेड इन द नैरेटिव लाइक द बैटल ऑफ ब्रूनाब। अगर ये आ जाता है कि एंग्लो सेक्सन पोयम, इनकी कोई टाइमिंग आ जाती है, तो ये टाइमिंग क्योंकि ये काफी बाद में इसमें जोड़ी गई है, तो इनको ध्यान रखना है इनकी टाइमिंग। The last entered in 1991, 75 ये years before the Norman conquest, क्योंकि आगे हम नॉर्मन लिटरेचर को पढ़ेंगे, एंग्लो नॉर्मन पीरियड को, तो ये तो काफी बाद में जोड़ी गई है 1991 में, है ना। तो The Swan Song, Anglo-Saxon poetry, the chronicle was continued for a century after the Norman conquest and is extremely valuable not only as a record of events but as a literary monument showing the development of our language। तो ये यहाँ तक हमने लैंग्वेज का एक डेवलपमेंट देखा कि एंग्लो सेक्शन पीरियड में क्या क्या हुआ। तो अगर इसको हम ब्रीफली नोटिस करते हैं, तो ब्रीफली देखते हैं, तो हम क्या क्या देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या देखा बताओ, आप रिवीजन करो एक बार। सबसे पहले क्या देखा? इंग्लैंड में रोमन्स के बाद मतलब सबसे पहले हमने ये देखा कि एंग्लो सेक्शन से पहले क्या था। तो एंग्लो सेक्शन पीरियड से पहले वहां पे क्या था कि इंग्लैंड में सेल्टिक और गैलिक ट्राइब्स पहले ही वहां रहते थे ब्रिटेन में। फिर उसके बाद में रोमन साम्राज्य आया, मतलब शुरू में 43 क्राइस्ट एरा से लेके लगभग 450 तक वो रहा। फिर एंग्लो सेक्शन पीरियड शुरू हुआ। एंग्लो जब रोमन साम्राज्य का एंड होता है तो एंग्लो सेक्शन एक ट्राइब्स के रूप में वहां पे आए और उन्होंने इंग्लिश नेशन की शुरुआत की और इंग्लिश लैंग्वेज की शुरुआत की। फिर
फिर उसके बाद में क्या पढ़ते हैं हम कि जो एंग्लो सेक्सन अपने साथ में जो पोएट्रीज लाए थे। फिर उसके बाद में हम क्या पढ़ते हैं, तो उनमें उनमें मेन मेन पोएट्री हमने पढ़ी है। जैसे एंग्लो सेक्सन लोग जो लाए थे पोएट्री, तो उनमें क्या था, बियोवुल्फ था, और द सीफेरर था, और विडसित था, और डियोर्स लेमंट था, और फाइट एट फिंसबर्ग था, वाल्डेयर था। फिर उसके बाद में हमने क्या पढ़ा, फिर हमने पढ़ा कि जो पैगान, और पैगान के बाद में क्रिश्चियन लिटरेचर, तो जो क्रिश्चियन, जब क्रिश्चियनिटी आई तो उस क्रिश्चियनिटी कैसे कैसे आई, नॉर्दम्ब्रियन लिटरेचर के जो मेन 3 लोग थे उनको देखते हैं हम। उनमें सबसे पहले बीड है, बीड के बाद में सिनेवुल्फ है। बीड बीड नहीं, बीड से भी पहले कौन था, कैडमोन था। लेकिन कैडमोन के बारे में किसने लिखा, बीड ने। बीड ने किसके अकाउंट पे लिखा, एबेस हिल्दा के अकाउंट पे। तो ये सब पढ़ते हुए फिर हमने सिनेवुल्फ को पढ़ा। सिनेवुल्फ के बाद में फिर किसको पढ़ा हमने, अल्फ्रेड को पढ़ा। तो इस तरीके से ये हमारा एंग्लो सेक्सन जो पीरियड्स है उसका एंड होता है। और जो कुछ क्वेश्चंस होंगे वो हम कल क्लास में ले लेंगे, और जो रिवीजन का पार्ट है वो भी एक बार कल कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। थैंक यू।